उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का एक छोटा सा गांव था, रामपुर। इस गांव की धूल भरी पगडंडियों पर, जहां आज भी बैलगाड़ियों के पहियों के निशान गहरे थे, वहीं एक छोटा सा कच्चा पक्का घर था, हरगोबिंद का। हरगोबिंद एक किसान था जिसके पास कुछ बीघे जमीन थी और उससे भी बड़ा एक घमंड था। घमंड अपने ठाकुर होने का और घमंड उन परंपराओं का जिनकी जड़ें उसके दिमाग में बहुत गहरी थीं। हरगोबिंद के लिए दुनिया दो हिस्सों में बंटी थी, एक जो जरूरी था और दूसरा जो बस एक जिम्मेदारी था। उसके लिए बेटा वंश था और बेटी बोझ। कहानी उस दिन शुरू होती है जब हरगोबिंद की पत्नी शांति ने एक बेटी को जन्म दिया। दाई ने जैसे ही बाहर आकर खबर दी, ठाकुर बधाई हो, लक्ष्मी आई है। हरगोबिंद का चेहरा उतर गया। वह जो मिठाई का डिब्बा लाया था उसे उसने वहीं खूंटी पर टांग दिया। वह अंदर गया, शांति के पीले पड़े चेहरे को देखा और फिर उस नन्ही सी जान को जो लाल कपड़े में लिपटी हुई थी। इसका नाम राधा होगा, उसने बस इतना कहा और बाहर जाकर अपने हुक्के को घूरने लगा। शांति की आंखें भर आईं। वह समझ गई थी उसके पति को बेटी नहीं बेटा चाहिए था। 2 साल बीते। राधा घुटनों के बल चलने लगी थी। उसकी किलकारियों से आंगन गूंजता, पर हरगोबिंद को वह शोर लगता। वह उसे गोद में नहीं उठाता था। फिर शांति दूसरी बार गर्भवती हुई। हरगोबिंद ने मन्नतें मांगी, पीरों फकीरों के चक्कर लगाए, और इस बार जब दाई ने कहा, ठाकुर इस बार तो चिराग आया है, हरगोबिंद ने आसमान सिर पर उठा लिया। पूरे गांव में लड्डू बंटे, ढोल बजे। उस रात घर में इतना घी जला जितना राधा के जन्म पर दिया भी नहीं जला था। बेटे का नाम रखा गया रोहन। यहीं से शुरू हुई 2 जिंदगियों की 2 अलग अलग कहानियां जो एक ही छत के नीचे लिखी जा रही थीं। राधा और रोहन साथ साथ बड़े होने लगे, पर उनके बड़े होने में जमीन आसमान का फर्क था। रोहन के लिए दूध का गिलास सुबह शाम हाजिर रहता। राधा को मिलती थी छाछ या बस सूखी रोटी। रोहन को नए कपड़े मिलते, राधा अपनी मां की पुरानी साड़ियों से बने फ्रॉक पहनती। पर फर्क सिर्फ खाने पहनने का नहीं था, फर्क था सपनों का। राधा की आंखें वे बहुत तेज थीं। वह दुनिया को जानना चाहती थी। जब गांव के बच्चे स्कूल जाते तो वह दरवाजे पर खड़ी उन्हें देखा करती। उसका मन करता वह भी बस्ता टांगे, वह भी खग्ग सीखे। एक दिन जब वह 6 साल की थी, उसने डरते डरते हरगोबिंद से कहा, बाबा हम भी स्कूल जाएंगे। हरगोबिंद हुक्का पी रहा था। धुआं उड़ाते हुए उसने राधा को घूरकर देखा। स्कूल? तू स्कूल जाकर क्या करेगी? तुझे कौन सा अफसर बनना है? 2 दिन बाद दूसरे घर जाना है, रोटी ही तो बेलनी है। जा अपनी मां के साथ चौके में हाथ बंटा। राधा की छोटी सी हिम्मत उसी पल टूट गई। वह रोती हुई मां के आंचल में छिप गई। शांति ने उसके बाल सहलाए, पर पति के फैसले के आगे वह कुछ न बोल सकी। अगले साल रोहन का दाखिला हुआ। गांव के सरकारी स्कूल में नहीं, कस्बे के सबसे महंगे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में। हरगोबिंद ने अपनी एक गाय बेच दी, पर बेटे की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। राधा अब 8 साल की थी। वह घर का सारा काम करती, झाड़ू, पोंछा, बर्तन। और जब उसका भाई रोहन स्कूल से आता तो वह छिपकर उसकी किताबें देखती। रोहन अपनी किताबें फेंक देता, बस्ता पटक देता। मां, मुझे नहीं पढ़ना, यह बहुत मुश्किल है। हरगोबिंद उसे प्यार से समझाता, मेरा बेटा तो होशियार है, मेरा बेटा एक दिन बड़ा साहब बनेगा। राधा उन फेंकी हुई किताबों को उठा लेती। रात में जब सब सो जाते तो वह रसोई के कोने में चिमनी की धीमी रोशनी में उन पन्नों को पलटती। वह अक्षरों को पहचानने की कोशिश करती। गांव में एक पुराने मास्टर जी थे, शिवशंकर। वह कभी कभी हरगोबिंद के घर आते थे। एक दिन उन्होंने राधा को रोहन की किताब से एक कविता रटते हुए सुन लिया। वह हैरान रह गए। उन्होंने राधा से कुछ सवाल पूछे। राधा ने डरते डरते जवाब दिए। शिवशंकर जी समझ गए, यह लड़की मामूली नहीं है, इसमें ज्ञान की प्यास है। उन्होंने हरगोबिंद से बात की। ठाकुर, तुम गलती कर रहे हो। तुम्हारी बेटी तो हीरे की खान है, इसे पढ़ाओ, यह तुम्हारा नाम रोशन करेगी। हरगोबिंद का अहंकार जाग गया। मास्टर जी, आप अपना काम करें, हमें सलाह ना दें।
हमें पता है बेटी को कैसे रखना है और बेटे को कैसे। यह पढ़ने लिखने लगी तो घर का काम कौन करेगा, और ज्यादा पढ़ लिख गई तो इसके लिए लड़का कहां से ढूंढेंगे, कोई नहीं करेगा ब्याह। मास्टर जी चुपचाप वहां से चले आए, लेकिन राधा ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह छिप छिप कर पढ़ती रही। कभी मास्टर जी से सड़क पर मिल जाती तो उनसे अपने सवाल पूछ लेती। समय बीतता गया। रोहन जैसे तैसे 10वीं पास कर गया। हरगोविंद ने फिर मिठाई बांटी, जबकि नंबर बस पास होने लायक थे। अब रोहन को शहर भेजना था कॉलेज के लिए। हरगोविंद ने अपनी जमीन का एक टुकड़ा गिरवी रख दिया। रोहन शहर चला गया। इधर राधा 14 साल की हो गई थी। वह पढ़ लिख सकती थी, हिसाब किताब कर सकती थी, पर दुनिया की नजर में वह अनपढ़ थी। हरगोविंद की चिंता अब बदल गई थी। लड़की सयानी हो गई है, हाथ पीले करने हैं। उसने राधा के रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। एक दिन एक अधेड़ उम्र का 2 बच्चों का बाप राधा को देखने आया। हरगोविंद को रिश्ता पसंद था, क्योंकि दहेज कम देना पड़ रहा था। राधा ने जब यह सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उस रात अपनी मां के पैरों से लिपट कर रोई। मां, मैं मर जाऊंगी, पर उस आदमी से ब्याह नहीं करूंगी। मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है। शांति का दिल फट गया। वह खुद बरसों से घुट रही थी। आज अपनी बेटी की जिंदगी को तबाह होते देख उसके अंदर की दबी हुई औरत जाग गई। तू यहां रहकर कुछ नहीं कर पाएगी बेटी, शांति ने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। यहां औरतें सिर्फ जलने के लिए पैदा होती हैं, या तो चूल्हे में या चिता पर। शांति ने अपनी संदूकची खोली। उसमें चांदी के 2 पुराने कंगन थे जो उसकी मां ने उसे दिए थे। यह ले। उसने कंगन राधा के हाथ में रखते हुए कहा, कल सुबह जब तेरा बाप खेत पर जाए तू यहां से भाग जाना। शहर चली जा, किसी तरह बस चली जा, अपनी जिंदगी खुद बनाना। राधा काम गई। मां, और तुम? मेरी चिंता मत कर, मेरी जिंदगी तो कट गई। तू अपनी जिंदगी बचा ले। वादा कर, तू कुछ बनकर दिखाएगी। तू साबित करेगी कि बेटी बोझ नहीं होती। राधा ने रोते हुए मां के हाथ चूम लिए। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले राधा ने घर छोड़ दिया। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी जिसमें 2 जोड़ी कपड़े थे और वह चांदी के कंगन। जब हरगोविंद को पता चला तो उसने अपना माथा पीट लिया, नाक कटा दी। कुलच्छनी, भाग गई। अब मैं गांव में क्या मुंह दिखाऊंगा। उसे इस बात का दुख नहीं था कि उसकी बेटी चली गई। उसे दुख इस बात का था कि उसकी इज्जत चली गई। उसने राधा को मरा हुआ मान लिया। उधर रोहन शहर में मौज कर रहा था। वह कॉलेज कम जाता, दोस्तों के साथ घूमता ज्यादा। हरगोविंद हर महीने पैसे भेजता रहा, यह सोचकर कि उसका बेटा साहब बनने की तैयारी कर रहा है। राधा बस पकड़कर लखनऊ पहुंच गई थी। एक अनजान शहर, अनजान लोग। वह कई दिनों तक भूखी प्यासी भटकती रही। उसने कंगन बेच दिए ताकि कुछ दिन गुजारा हो सके। आखिरकार उसे एक घर में काम मिला। एक रिटायर्ड प्रोफेसर साहब थे, मिस्टर वर्मा और उनकी पत्नी। राधा उनके घर में झाड़ू, पोंछा और बर्तन का काम करने लगी। एक दिन मिसेस वर्मा ने देखा कि राधा उनके स्टडी रूम के बाहर खड़ी किताबों को देख रही है। क्या देख रही हो? उन्होंने नरमी से पूछा। राधा डर गई। कुछ नहीं मालकिन, पढ़ना चाहती हो? राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते रोते अपनी सारी कहानी बता दी। मिसेस वर्मा का दिल पसीज गया। वह खुद एक शिक्षिका रही थी। आज से तुम सिर्फ काम नहीं करोगी, तुम पढ़ाई भी करोगी। उस दिन से राधा की नई जिंदगी शुरू हुई। वह दिन भर काम करती और रात को मिसेस वर्मा खुद उसे पढ़ाती। उन्होंने उसका दाखिला ओपन स्कूल में करवा दिया। राधा के अंदर ज्ञान की जो भूख थी वह अब आग बन चुकी थी। उसने सालों की कसर कुछ ही महीनों में पूरी कर ली। उधर गांव में हरगोविंद अब अकेला रह गया था। शांति राधा के जाने के गम में कुछ ही महीनों बाद चल बसी। हरगोविंद का घर अब उसे खाने को दौड़ता। उसने अपना सब कुछ बाचकर रोहन के पास शहर जाने का फैसला किया। रोहन ने तब तक एक बिजनेस शुरू करने के नाम पर हरगोविंद से बाकी बची जमीन भी बिकवा दी थी। हरगोविंद जब शहर पहुंचा तो रोहन ने उसे एक छोटे से किराए के कमरे में रखा था। रोहन ने एक लड़की से शादी कर ली थी, मीना।
मीना को यह बूढ़ा ससुर फूटी आंख नहीं सुहाता था। हरगोविंद ने सोचा था बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर वह यह नहीं जानता था कि जिस सहारे के लिए उसने अपनी बेटी को ठुकरा दिया था, वह सहारा असल में एक धोखा था। राधा ने 12वीं की परीक्षा दी और पूरे यूपी में टॉप किया। उसकी तस्वीर अखबार में छपी। हरगोविंद ने वह अखबार नहीं देखा, वह तो बस अपने बेटे के ताने सुन रहा था। मिसेस वर्मा ने कहा, राधा, अब तुम्हें कलेक्टर बनना है, तुम्हें आईएएस की तैयारी करनी है। राधा ने अपना सिर झुका लिया। उसके पास कहने को शब्द नहीं थे, बस आंखों में एक सपना था, अपनी मां को दिया हुआ वादा पूरा करने का। वक्त का पहिया घूम रहा था। एक तरफ राधा दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी में जुट गई थी, दिन रात एक कर रही थी। दूसरी तरफ हरगोविंद का जीवन नर्क बन गया था। हरगोविंद की जिंदगी अब पूरी तरह से रोहन और उसकी पत्नी मीना के रहमो-करम पर थी। जिस बेटे के लिए उसने अपना गांव, अपनी जमीन, अपनी इज्जत और अपनी बेटी सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वही बेटा अब उसे आंखें दिखा रहा था। रोहन का बिजनेस बुरी तरह डूब गया था। उसने हरगोविंद की बेची हुई जमीन का सारा पैसा अय्याशी और गलत सौदों में उड़ा दिया था। अब वह खुद कर्ज में डूबा था। घर में रोज कलह होती। मीना, जो बड़े घर के सपने देखकर रोहन से ब्याही थी, अब अपनी सारी भड़ास हरगोविंद पर निकालती। जब से यह बुढ़ा आया है, घर में मनहूसियत छा गई है। वह रोहन से कहती, तुम्हारे बाप ने दिया ही क्या है, वह जमीन के पैसे भी खा गए तुम। अब बैठे बैठे रोटियां तोड़ रहे हैं। हरगोविंद का कलेजा फट जाता। वह जिसने कभी पूरे गांव में सिर उठाकर बात की थी, आज अपनी ही बहू की गालियां सुन रहा था। बेटा रोहन, उसने एक दिन हिम्मत करके कहा, दवा लानी थी, खांसी बढ़ गई है। रोहन, जो पहले ही तंग था, भड़क उठा। पैसा पेड़ पर उगता है क्या? जब देखो कुछ न कुछ मांगते रहते हो, चुपचाप पड़े रहो कोने में। हरगोविंद की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसे आज पहली बार राधा की याद आई। वह बेटी जिसे उसने कभी प्यार नहीं दिया। वह सोचता, काश वह होती, पर अगले ही पल वह खुद को झिड़क देता। नहीं, वह तो कुलच्छनी थी, भाग गई। उसका मन अब भी यह मानने को तैयार नहीं था कि उसने पाप किया है। इधर दिल्ली में राधा का संघर्ष एक अलग ही स्तर पर चल रहा था। एक छोटे से कमरे में रहकर वह दिन में 18 घंटे पढ़ती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। उसे बस एक ही धुन थी, कलेक्टर बनना। उसे अपने पिता का चेहरा याद आता जब उन्होंने कहा था, तुझे कौन सा अफसर बनना है। उसे अपनी मां का चेहरा याद आता, जिन्होंने कहा था, साबित कर दे कि बेटी बोझ नहीं होती। राधा ने अपना पहला प्रयास दिया। वह प्रीलिम्स पास कर गई, मेंस भी पास कर लिया, पर इंटरव्यू में रह गई। वह टूटी नहीं। वह जानती थी यह लड़ाई लंबी है। मिसेस वर्मा ने उसका हौसला बढ़ाया। गिरते हैं शहसवार ही मैदान ए जंग में। राधा फिर से जुट गई। उधर रोहन पर कर्ज देने वालों का दबाव बढ़ रहा था। उसे वह किराए का कमरा छोड़ना पड़ा। वह हरगोविंद को लेकर शहर की एक गंदी सी बस्ती में एक सीलन भरे कमरे में रहने लगा। हरगोविंद की हालत अब एक नौकर जैसी हो गई थी। मीना उससे बर्तन मंजवाती, कपड़े धुलवाती। वह बूढ़ा शरीर, जो अब आराम मांग रहा था, चक्की की तरह पिस रहा था। एक दिन हरगोविंद से चाय का कप गिर गया। मीना आग बबूला हो गई। उसने हरगोविंद को धक्का दे दिया। अंधे हो गए हो क्या? निकल जाओ मेरे घर से अभी। हरगोविंद ने रोहन की तरफ देखा। बेटा, रोहन ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। मीना सही कह रही है, अब बहुत हो गया। हम तुम्हारा बोझ और नहीं उठा सकते। बोझ? हरगोविंद के कानों में यह शब्द तीर की तरह चुभा। यह वही शब्द था जो वह अपनी बेटी के लिए इस्तेमाल करता था। बेटा, मैं कहां जाऊंगा इस उम्र में? वह गिड़गिड़ाया। जहां मर्जी जाओ, भीख मांगो, मरो हमारी बला से। रोहन ने अपने बाप का हाथ पकड़ा, वही हाथ जिसने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था और उसे घसीटते हुए उस गंदी गली में बारिश की रात में बाहर फेंक दिया। दरवाजा अंदर से बंद हो गया। हरगोविंद सड़क पर पड़ा रहा। बारिश उसके तन को नहीं, उसकी आत्मा को भिगो रही थी। उसका घमंड
उसका ठाकुर होना, उसका बेटे का गुमान, सब कुछ उस कीचड़ में मिल गया था। आज उसे समझ आया था बोझ क्या होता है। वह रोता रहा, चीखता रहा, रोहन दरवाजा खोल दे बेटा, पर दरवाजा नहीं खुला। रात भर भीगने के बाद सुबह हरगोबिंद उठा। शरीर टूट रहा था, बुखार चढ़ाया था, पर उसे भूख लगी थी। पेट की आग घमंड की आग से बड़ी होती है। उसने हाथ फैलाना शुरू किया। बाबूजी, कुछ दे दो, भगवान भला करे। जिस आदमी ने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया, वह आज 2 रोटी के लिए हाथ फैला रहा था। वक्त का पहिया घूम चुका था। कर्म अपना हिसाब बराबर कर रहा था। हरगोबिंद अब सड़कों पर रहता, कभी किसी मंदिर के बाहर, कभी किसी रैन बसेरे में। वह मैला, कुचैला, फटेहाल एक चलता फिरता ढांचा बन गया था। उसे खुद अपना चेहरा आईने में देखे हुए जमाने बीत गए थे। वह खुद से बातें करता, लोग उसे पागल समझते। 2 साल हरगोबिंद ने सड़कों पर काटे, भीख मांगकर, कूड़े से उठाकर, जैसे तैसे खुद को जिंदा रखा। इधर दिल्ली में राधा ने अपना तीसरा प्रयास दिया था। इस बार वह पूरी तरह तैयार थी। रिजल्ट का दिन था। राधा ने कांपते हाथों से कंप्यूटर पर अपना रोल नंबर डाला और स्क्रीन पर लिखा था राधा, रैंक 21। राधा वहीं फर्श पर बैठ गई। वह रो रही थी, घंटों रोती रही। आज उसकी मां का सपना पूरा हो गया था। मिसेस वर्मा ने उसे गले लगा लिया। मेरी बेटी आज कलेक्टर बन गई। राधा को ट्रेनिंग के लिए मसूरी भेजा गया। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसे उसकी पहली पोस्टिंग मिली, असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर। जिला हरदोई में राधा ने अपनी जिम्मेदारी संभाली। वह एक सख्त, ईमानदार और हमदर्द अफसर थी। वह गरीबों का दुख समझती थी, क्योंकि उसने खुद वह दुख झेला था। वह अक्सर अपने जिले के रैन बसेरों का, अनाथालयों का औचक निरीक्षण करने निकलती। एक सर्द रात थी, दिसंबर का महीना था। कलेक्टर साहिबा राधा का काफिला शहर के सबसे बड़े रैन बसेरे पर रुका। राधा अंदर गई। अधिकारी कांप रहे थे। राधा ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कंबल, खाना, सब ठीक था। वह बाहर निकल रही थी, तभी उसकी नजर रैन बसेरे के गेट के पास सीढ़ियों पर दुबके एक बूढ़े भिखारी पर पड़ी। वह ठंड से ठिठुर रहा था। उसके पास ओढ़ने के लिए एक फटा हुआ बोरा था। राधा के कदम रुक गए। उसे न जाने क्यों उस भिखारी में एक अजीब सी, जानी पहचानी सी लाचारी दिखी। इसे कंबल क्यों नहीं दिया गया? उसने अपने मातहत से पूछा। मैडम, यह पागल है, अंदर आता ही नहीं, यहीं पड़ा रहता है। राधा उस बूढ़े आदमी के पास गई। वह खांस रहा था, बहुत बुरी तरह। बाबा, तुम अंदर क्यों नहीं सोते? ठंड लग जाएगी। राधा ने अपनी शॉल उतारकर उस पर डालनी चाही। बूढ़े आदमी ने अपना चेहरा उठाया। गंदगी और दाढ़ी के बीच 2 आंखें, वे आंखें जिन्हें राधा कभी नहीं भूल सकती थी। राधा का दिल धड़कना बंद हो गया। उसके हाथ से शॉल छूटकर गिर गई। यह हरगोबिंद था, उसका पिता। हरगोबिंद ने अपनी धुंधली आंखों से सामने खड़ी अफसर को देखा। उसे बस इतना दिखा कि कोई बड़ा साहब है। साहब, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से। वह गिड़गिड़ाया। राधा के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। यह उसका बाप है, वह हरगोबिंद जो अपनी मूंछों पर ताव देता था, वह जो कहता था बेटी बोझ है। आज वही बाप उसी की बेटी के सामने भीख मांग रहा है। राधा की आंखों से आंसू नहीं गिरे, वह पत्थर बन गई थी। उसे एक पल के लिए सब याद आ गया। वह रसोई की चिमनी, वह फेंकी हुई किताब, वह अधेड़ दूल्हा, मां के आंसू और वह चांदी के कंगन। उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था, गुस्सा, नफरत और दया, सब एक साथ। इन्हें गाड़ी में बिठाओ। राधा ने अपने ड्राइवर को हुक्म दिया। मैडम, यह भिखारी? ड्राइवर हिचकिचाया। मैंने कहा, इन्हें गाड़ी में बिठाओ और फौरन सरकारी अस्पताल ले चलो। राधा की आवाज में इतना रौब था कि कोई सवाल नहीं कर सका। हरगोबिंद को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे 2 सिपाहियों ने उठाया और कलेक्टर की गाड़ी में बिठा दिया। वह आज सालों बाद एक गद्दे वाली सीट पर बैठा था।
राधा अपनी दूसरी गाड़ी में बैठी। रास्ते भर वह बाहर अंधेरे को देखती रही, पर उसके दिमाग में उजाला हो गया था। भगवान ने आज अपना इंसाफ पूरा कर दिया था। सरकारी अस्पताल के वीआईपी वार्ड में हरगोबिंद को लाया गया। उसके मैले तार तार हो चुके कपड़ों को बदला गया। नर्सों ने जब उसे नहलाया तो उसकी हड्डियों से चिपकी चमड़ी देखकर वे भी सिहर उठी। उसे गर्म बिस्तर, साफ कपड़े और खाने को गर्म दलिया दिया गया। हरगोबिंद को लगा कि वह कोई सपना देख रहा है। वह कलेक्टर साहिबा, वह देवी, उसने मुझ जैसे भिखारी पर इतनी दया क्यों की? वह सोच रहा था। डॉक्टरों ने उसकी जांच की। उसे गंभीर निमोनिया था और लंबे समय से कुपोषण का शिकार होने के कारण शरीर बेहद कमजोर हो गया था। अगली सुबह राधा अस्पताल आई। इस बार वह अपनी वर्दी में नहीं, सादी सी साड़ी में थी। वह कमरे में दाखिल हुई। हरगोबिंद, जो अब थोड़ा बेहतर दिख रहा था, बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगा। नहीं, लेटे रहिए। राधा की आवाज शांत थी। हरगोबिंद ने हाथ जोड़ लिए। मैडम, आप देवी हैं। आपने मुझ गरीब, मुझ पागल पर इतना रहम किया। मैं आपका यह एहसान कैसे चुकाऊंगा? राधा उसकी खाट के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। उसने कुछ देर तक हरगोबिंद को बस देखा। वह उस चेहरे में अपने पुराने बाबा को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर वहां अब सिर्फ एक टूटा हुआ लाचार बूढ़ा था। आप मुझे पहचानते हैं? राधा ने धीरे से पूछा। हरगोबिंद ने अपनी धुंधली आंखों से उसे गौर से देखा। नहीं मैडम, मैंने तो आपको कल रात ही पहली बार। रामपुर, देवरिया जिले का रामपुर गांव, याद है? हरगोबिंद का दिल धक से रह गया। रामपुर? आप रामपुर को कैसे जानती हैं? आप हरगोबिंद ठाकुर हैं। आपके एक बेटा है रोहन और एक बेटी थी राधा। जैसे ही राधा का नाम आया, हरगोबिंद की आंखें फट गईं। वह उस चेहरे को घूरने लगा। वह नाक, वह माथा। तुम। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं राधा हूं बाबा। कमरे में सन्नाटा छा गया। इतना गहरा सन्नाटा कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी। हरगोबिंद को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वाह, यह कलेक्टर, यह अफसर, उसकी बेटी राधा, वह बेटी जिसे उसने बोझ समझा, जिसे उसने पढ़ाया नहीं, जो घर से भाग गई थी। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह बड़बड़ाया। यही हो सकता है बाबा, और यही हुआ है। हरगोबिंद बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। वह राधा के पैरों में गिर गया। राधा, मेरी बेटी, तू जिंदा है? वह पागलों की तरह रोने लगा। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने पाप किया है, घोर पाप। वह राधा के पैर पकड़कर बिलख रहा था। मैंने तुझे बोझ समझा, मैंने तुझे मारा, पढ़ने नहीं दिया। और देख आज मेरा क्या हाल हुआ। मेरे बेटे ने, मेरे रोहन ने मुझे सड़क पर फेंक दिया। मैं भीख मांग रहा था बेटी, मैं। राधा अपनी जगह पर स्थिर बैठी रही। उसने अपने पैर पीछे नहीं खींचे, पर उसने हरगोबिंद को उठाया भी नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर यह आंसू दुख के नहीं थे। यह उस दर्द के थे जो सालों से उसके सीने में जमा था और आज बाहर निकल रहा था। उठिए बाबा। उसकी आवाज में अब भी वही अफसर वाली दृढ़ता थी। हरगोबिंद उठा और वापस बिस्तर पर बैठ गया। अपना चेहरा दोनों हाथों से छिपाकर रोता रहा। राधा ने उसे पूरी कहानी बताई। कैसे वह भागी, कैसे उसे वर्मा परिवार मिला, कैसे उसने पढ़ाई की और कैसे वह कलेक्टर बनी। फिर उसने पूछा, और रोहन, वह कहाँ है? हरगोबिंद ने रोते रोते सब बताया। कैसे रोहन ने जमीन बिकवाई, कैसे मीना ने उसे गालियां दी और कैसे उन दोनों ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। राधा सब सुनती रही। उसका चेहरा भावहीन था। बाबा, राधा ने कुछ देर बाद कहा, आप ठीक हो जाइए, मैंने आपके रहने का इंतजाम कर दिया है। हरगोबिंद ने उम्मीद से देखा। क्या मैं तेरे साथ रहूंगा बेटी? राधा ने एक लंबी सांस ली। नहीं, आप मेरे सरकारी बंगले में नहीं रहेंगे। हरगोबिंद का चेहरा फिर से उतर गया। मैंने आपके लिए शहर के सबसे अच्छे वृद्धाश्रम में एक कमरा बुक किया है। वहां आपकी देखभाल होगी, डॉक्टर होंगे, आपको समय पर खाना मिलेगा।
आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हरगोबिंद की आंखों में सवाल थे। तू मुझे अपने साथ नहीं रखेगी? राधा उठी और खिड़की के पास चली गई। बाहर सूरज निकल रहा था। बाबा, आपने मुझे बेटी माना होता तो शायद मैं आपको अपने साथ रख लेती, पर आपने मुझे हमेशा बोझ समझा। मैं आज भी आपके लिए वही बोझ हूं। बस फर्क इतना है कि यह बोझ अब आपकी जिम्मेदारी उठा सकता है। जैसा तू ठीक समझे बेटी। उसने सिर झुका लिया। राधा ने उसके इलाज का सारा खर्च उठाया। जब हरगोबिंद पूरी तरह ठीक हो गया तो राधा उसे खुद अपनी गाड़ी में बिठाकर उस वृद्धाश्रम ले गई। वह जगह बहुत अच्छी थी, साफ सुथरी, हरियाली से भरी। हरगोबिंद का सामान रखकर राधा जाने लगी तो हरगोबिंद ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक बात पूछूं बेटी? पूछिए। अगर उस रात तू मुझे वहां न देखती तो मेरा क्या होता? राधा ने अपना हाथ छुड़ाया। तो शायद आप ठंड से मर जाते, पर शायद भगवान यही चाहता था कि जिसने बेटी को बोझ समझकर सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया, एक दिन वही बेटी उसे सड़क से उठाकर जिंदगी दे। राधा चली गई। हरगोबिंद वहीं दरवाजे पर खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। अब हरगोबिंद उस वृद्धाश्रम में रहता है। राधा हर इतवार उससे मिलने आती है। वह उसके लिए फल लाती है, उसका हालचाल पूछती है, पर वह कभी उसके पैर नहीं छूती। उनके बीच एक रिश्ता है, पर उसमें वह प्यार नहीं है जो एक बाप बेटी में होना चाहिए। उसमें सिर्फ एक फर्ज है और ढेर सारा पछतावा और रोहन। राधा ने कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, पर कर्म का हिसाब कहां किसी को छोड़ता है। कुछ साल बाद खबर आई कि रोहन को धोखाधड़ी के एक मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरगोबिंद ने जब यह सुना तो उसने बस आसमान की तरफ देखा। आज वह अक्सर वृद्धाश्रम के बगीचे में बैठा आती जाती लड़कियों को देखता है और सोचता है, काश उस दिन मैंने राधा के हाथ में किताब दी होती। कहानी हमें यही सिखाती है कि आप जिसे बोझ समझकर फेंक देते हैं, वक्त अक्सर उसी को इतना कीमती बना देता है कि आप उसे वापस पाने की हैसियत भी खो देते हैं। पिता ने बेटी को पढ़ाया नहीं क्योंकि उसे वंश चलाने वाला बेटा चाहिए था, पर वह भूल गया था कि बुढ़ापे की लाठी लिंग देखकर नहीं, संस्कार देखकर सहारा बनती है। और संस्कार बेटा या बेटी नहीं, सिर्फ एक अच्छी औलाद देती है।